बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। पहला सेमीफाइनल हो चुका है, दूसरा सेमीफाइनल आज है और पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने जनाब क्रोएशिया को शिकस्त दे दी है 3-0। और ये इस पूरे वर्ल्ड कप में जो रिवेंज का एक अंसर हमें नज़र आया है, बहुत सी टीमों ने अपने पिछले जो बदले चुकाए हैं वो दोबारा से हुआ है। 2018 में ग्रुप डी में जब ये क्रोएशिया और अर्जेंटीना का मुकाबला हुआ तो तब क्रोएशिया ने 3-0 से शिकस्त दी थी अर्जेंटीना को और उसका बदला ले लिया गया है सेमीफाइनल में। वो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच था और अब ये सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी है। और अब ये बड़ी खबर ये है कि अर्जेंटीना जो है वो छठी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच चुका है। इस मैच पर हमारे साथ मौजूद होंगे गुफ्तगू करने के लिए अहमद सईद साहब और उसके साथ साथ तलाल डार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो। बहुत थैंक यू सो मच अहमद साहब। छठी दफ़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना पहुंच चुका है और हिस्ट्री आपको पहले से पता है। 1930 से ये सफ़र शुरू हुआ और 2022 में और अगेन वो दोबारा से बात करता चलूं कि डिबाला वाली आपकी जो ख्वाहिश थी कल वाली वो जनाब अर्जेंटीना की मैनेजमेंट तक पहुंच गई थी हमारे शो के तवज्जुह से और उन्होंने डिबाला को जनाब प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लिया। जी बहुत शुक्रिया हमजा। ज़ाहिर है कि हम इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और बहुत ज़्यादा थोड़े से हम उदास इसलिए हैं कि अब वर्ल्ड कप का जो एक मेला पिछले एक महीने सजा हुआ है कतर के अंदर, वो अपने ख़तामी मराहिल की जानिब भी गामजन है। और अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस, मेसी के जो फैंस हैं उन तक हमारा अगर पहले शो से वो हमें फॉलो करते आ रहे हैं तो उनको ये याद होगा कि जब सऊदी अरेबिया के खिलाफ मैच में उनको शिकस्त हुई थी तो तब भी हमने उन्हें ये कहा था कि दिल गिरफ्तार होने की और दिल शिकस्ता होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे से हारने के बाद वर्ल्ड T20 का फाइनल खेल सकती है तो अर्जेंटीना की टीम भी उसको रिपीट कर सकती है। और सेम वही स्टोरी अर्जेंटीना की टीम ने रिपीट की। उसके बाद हमने पोलैंड के खिलाफ मैच हो, मैक्सिको के खिलाफ मैच हो, हमने कहा कि अर्जेंटीना की टीम मैच जीतेगी। अर्जेंटीना की टीम ने वो कन्विंसिंगली मैचेस जीते। अर्जेंटीना की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की। अर्जेंटीना की टीम ने एक नर्व शैटरिंग किस्म की विक्ट्री हासिल की उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ। उस मैच में भी हमने ये कहा था कि नेदरलैंड के खिलाफ मैच आसान नहीं होगा, एक तगड़ा मैच होगा जिसको अर्जेंटीना अल्टीमेटली विन कर लेगा। और कल के मैच में भी हमने ये कहा था कि अर्जेंटीना की टीम अगर 90 मिनट्स में इस मैच को फिनिश करने में कामयाब होती है तो अर्जेंटीना की टीम इस मैच को विन कर लेगी। और वही हुआ कल लुसैल के स्टेडियम में और अर्जेंटीना की टीम ने 90 मिनट्स के बाद 3-0 की एक कन्विंसिंग विक्ट्री अपने नाम की। और इस मैच में हमने कल तलाल साहब भी यहाँ मौजूद थे, तलाल साहब बार बार ये कह रहे थे कि मॉड्रिच और मेसी में से जो आउट प्ले कर देगा उसकी टीम जो है वो उस मैच में कामयाबी हासिल कर लेगी। तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जिस प्लेयर ने डिफरेंस क्रिएट किया वो बहरहाल लियोनेल मेसी ही था इस मैच के अंदर भी। ठीक है तलाल साहब, 2022 कुदरत का निज़ाम ही चल रहा है, क्रिकेट में भी फुटबॉल में भी, और अगेन अर्जेंटीना पहुंच गया फाइनल में। जी जी बिल्कुल। अर्जेंटीना ने आप देखें कि पहला मैच जिस तरह से वो सऊदी अरेबिया से हारे थे तभी इस तरह के कुछ पाकिस्तानी जो फुटबॉल फैंस हैं उन्होंने मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे कि जी पाकिस्तान भी 1992 के वर्ल्ड कप का पहला मैच आ रहा था। और फुटबॉल में भी हमें इस तरह की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। 2010 का जो वर्ल्ड कप था उसमें स्पेन की टीम भी अपना पहला मैच हारी थी और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। और सऊदी अरब से हारने के बाद बहुत से लोग उनको कह रहे थे कि जी ऐसी टीम जो सऊदी अरेबिया से हार गई ये आगे क्या करेगी वर्ल्ड कप में। लेकिन उन्होंने अपनी क्लास शो की। लियोनेल मेसी, उन्हें पता था मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है, उन्होंने स्टेप अप किया और अपने साथ तमाम खिलाड़ियों को लेके चले। हमने देखा कि इस तरह अल्वारेज ने कल गोल किया, बड़ा ही ज़बरदस्त गोल था, काफ़ी लोगों को ड्रिबल करते हुए गए। और 1986 के वर्ल्ड कप की जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्वार्टर फाइनल में जो इंग्लैंड के खिलाफ मैराडोना ने गोल किया था जिसको गोल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है, उसकी हमें यादें आ गई कि कितने ज़बरदस्त तरीके से वो बॉल लेके गए। और फिर कुदरत भी हेल्प करती है। आप देखिए कि जो डिफेंडर थे उनको बॉल लग के उनके पास में दोबारा आ गई और फिर अल्वारेज ने उसको फिनिश कर दिया। और एक और फोटो चल रही है सोशल मीडिया पे काफ़ी 2010-2011 की है गालिबन, जब अल्वारेज जो है वो छोटे से होते थे और मेसी के साथ एज अ फैन पिक्चर बनवा रहे थे, छोटा सा एक बच्चा। और आप देखिए कि उनके मोटिवेशन का क्या लेवल होगा कि उन्होंने पहले भी इस वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किए और अब ये स्टेज आ गई है कि वो अपने जो हीरो लियोनेल मेसी थे उनके साथ अप फ्रंट खेल रहे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं और उनको फाइनल में ले आए हैं। उनकी ड्रीम पूरी करने के बहुत ही करीब आ चुके हैं। अहमद साहब, क्या लगता है, वैसे तो बहुत से रिकॉर्ड्स मेसी ने स्पेसिफिकली बनाए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। 1986 के वर्ल्ड कप में मैराडोना का नाम घूमता रहा अर्जेंटीना के लिए। 2022 में मेसी रिप्लेस कर पाएंगे, नाम उसी बराबरी पे आ जाएगा?
इस वर्ल्ड कप के इख्तिताम जी तक? देखिए, जहाँ तक रिकॉर्ड्स की बात है, स्टैटिस्टिक्स की बात है, तो लियोनेल मेसी ने बहुत से रिकॉर्ड क्लब में नाम किए हैं। उससे पहले भी वो एक तवील फहरिस्त है रिकॉर्ड की, उसके ऊपर एक अलग शो हमें करना पड़ जाएगा अगर हम उसके ऊपर बात करना शुरू करें। लेकिन जिस बात का मैं तज़किरा बहाल करना चाहता हूँ वो ये है कि मेसी के ऊपर जो मतलब जिस किस्म की तनकीद पहले की जाती रही है, उसमें सबसे अहम पॉइंट ये होता था कि मेसी के पास जो सर्कमस्टांसेस हैं, मेसी के पास जो टीम मेट्स हैं, मेसी जिस किस्म की टीम्स के अंदर खेलते आ रहे हैं, वो शायद उस किस्म की चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि मेसी की अर्जेंटीना की टीम भी हमेशा शानदार रही, मेसी की क्लब फुटबॉल की टीम, बार्सिलोना की टीम, बहुत बड़े बड़े नाम थे। अलबत्ता 2022 की ये जो अर्जेंटीना की टीम इस वर्ल्ड कप पे आई है, इसको अगर आप गौर से देखें तो हम मुतवातिर ये बात करते चले आ रहे हैं कि मेसी को अगर इस टीम से एलिमिनेट कर दिया जाए, मेसी को अगर इस टीम से निकाल दिया जाए, तो ये टीम किसी भी टीम के सामने एक्सपोज हो सकती है। तो लियोनेल मेसी को ही इस वर्ल्ड कप का क्रेडिट जाना चाहिए कि उसने, लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की इस एक टीम को जो है वो कैरी किया। और अर्जेंटीना की तरफ से सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले भी मेसी ही हैं अभी 2022 मेसी ने कल ऑल टाइम वर्ल्ड कप की अपीयरेंस का रिकॉर्ड भी लोथर मैथाउस जो जर्मनी के थे उनका वो रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। और अब वो 25 मैच खेल चुके हैं और फाइनल में जब वो जाएंगे तो वो इस रिकॉर्ड को तोड़ भी देंगे। और उसके साथ साथ मेसी ने डिएगो मैराडोना से अगर हम मुमासलत करें तो डिएगो मैराडोना का भी एक रिकॉर्ड मेसी ने अपने नाम किया है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशंस की हैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अर्जेंटीना के लिए। तो जो 10 उनके तकरीबन गोल हैं और 9 असिस्ट हैं वर्ल्ड कप में, मेसी ने जितने वर्ल्ड कप खेले हैं, तो 19 गोल कंट्रीब्यूशन उनकी अब तक हो चुकी हैं। कल भी रात को भी उन्हें गोल स्कोर किया और एक शानदार असिस्ट उन्होंने अल्वारेज ने दूसरा गोल किया और अर्जेंटीना का तीसरा गोल था वो। तो उस असिस्ट का भी तज़किरा जो है वो कल रात से किया जा रहा है। वो एक वर्ल्ड क्लास असिस्ट थी और वहाँ पर मेसी ने अपनी इस क्लास को जो है वो ज़रूर शो किया जिस क्लास की वजह से वो पहचाने जाते हैं। यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर कहता चलूँ कि देखें, आप इस बात के ऊपर तज्जिया ज़रूर कर सकते हैं कि रेफरिंग डिसीजन कैसे थे और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, लेकिन उसके सामने मेसी की ग्रेटनेस को झुटला देना, मेसी को सिर्फ ये कह देना कि वो रेफरीज की हेल्प की वजह से या इस किस्म की चीज़ों की वजह से जो है फाइनल में पहुँचे हैं, मेरा ख्याल है कि ये कोई इंसाफ पसंदी पर मबनी तज्जिया नहीं है। मेसी ने अपनी क्लास शो की है और ये वर्ल्ड कप जाहिर है कि मेसी की वजह से ही पहचाना जा रहा है। ठीक है तलाल डार साहब, असिस्ट की बात की है सही साहब ने 8 असिस्ट करके ब्राज़ील के पहले और अर्जेंटीना के मैराडोना का जो रिकॉर्ड है वो बराबर कर दिया मेसी ने। जी बिल्कुल। और अगर आप देखें तो बॉल को जहां से लेके आए, एक दूसरा एंगल है। एक तो वो है कि जिसपे हमने टीवी में देखा, जिसपे वो टेलीकास्ट किया जा रहा था, एक दूसरा एंगल चल रहा है जो कि किसी फैन ने वो वीडियो बनाई हुई। अगर आप उस एंगल से उस असिस्ट को देखें तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम इसको अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते कि जो मेसी ने मैजिक कल किया है। अगर आप देखें कि मतलब पिछले 16-17 साल से वो जिस तरह से उनकी कंसिस्टेंसी चल रही है, मतलब लगातार वो इस तरह का मैजिक फुटबॉल पिच के ऊपर करते हुए आ रहे हैं। उनके साथ हमने बहुत से लोग देखे, जिस तरह कल इन्होंने एंजल डी मारिया की बात की थी 2008 में, जब एंजल डी मारिया और मेसी ने एक साथ स्टार्ट किया था तो इन्होंने 2008 का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था जिसमें एंजल डी मारिया ने स्कोर किया था गोल, और इन्होंने जी बिल्कुल, और जो क्वार्टर फाइनल था नेदरलैंड्स के खिलाफ, उसमें उन्होंने लियोनेल मेसी को गोल भी असिस्ट किया था। अब अगर हम देखें तो एंजल डी मारिया जो है उनको साइडलाइन कर दिया गया, ऑब्वियसली उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है। सर्जियो अग्वेरो, उनके साथ एक लियोनेल मेसी की काफ़ी वीडियो चल रही है क्योंकि हर कॉम्पिटिशन में, हर वर्ल्ड कप में, कोपा अमेरिका में सर्जियो अग्वेरो हुआ करते थे, इनके रूममेट हुआ करते थे। और लियोनेल मेसी बड़े इमोशनल हो गए उनके साथ वीडियो कॉल के दौरान कि उन्होंने कहा कि मैं आपको बड़ा मिस कर रहा हूँ कि आप हमेशा मेरे रूममेट होते थे और इस बार मैं अकेला हूँ और मैं फाइनल में पहुँच गया। उनको उन्होंने गुड लक कहा। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि अग्वेरो जब मैनचेस्टर सिटी उन्होंने लास्ट सीजन छोड़ी थी तो उनको जो पेप गार्डियोला ने कहा था कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और मज़े की बात है उनको रिप्लेस किया गया अर्जेंटीना की अल्वारेज, जिन्होंने कल गोल स्कोर किया। तो बड़ी ज़बरदस्त ये जो है ना फुटबॉल का, आप कह लें कि कुदरत का निज़ाम, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वही अल्वारेज जो है उन्होंने अग्वेरो को रिप्लेस किया। अच्छा अहमद साहब, डिबाला की बड़ी बात की कल हमने, कल के मैच में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस जगह पर इनकी डिबाला को उन्होंने उस वक्त फील्ड में इन किया जब अर्जेंटीना की टीम पहले वो मैच खेल कर चुकी थी, उस वक्त स्कोर 3-0 हो चुका था। लेकिन बहरहाल हमजा साहब आपके शो का इतना इम्पैक्ट तो बहरहाल है कि उन्होंने जो है वो पाउलो डिबाला को पहली बार वर्ल्ड कप में चांस दिया। और पाउलो डिबाला की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, फाइनल मैच के अंदर भी अगर फाइनल मैच 90 मिनट से ऊपर चला जाता है, 120 मिनट तक उनको खेलना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पाउलो डिबाला की उनको जरूरत पड़ेगी। तो पाउलो डिबाला की शक्ल में एक बहुत शानदार क्वालिटी प्लेयर जो है वो उनके बेंच के ऊपर मौजूद है और वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं फाइनल मैच के ऊपर। अच्छा, तो क्रोएशिया कल कहाँ पर मार खा गया? क्या आप वीक पॉइंट्स उनके देख सकते हैं कि अटैकिंग में या डिफेंस में या गोलकीपर के हाथ में जब ये सारा उन्होंने चांसेस मिस किए,
वहाँ पर मार खा गए। जी, अगर आपने इस मैच को गौर से देखा हो तो जो फर्स्ट 30 मिनट्स है, उस फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि क्रोएशिया की टीम ने ही उस मैच को डोमिनेट किया। उनका जो मिडफील्ड था वो उनको आउटप्ले कर रहा था मुस्तकिल, लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एक पेनल्टी मिली अर्जेंटीना की टीम को, जिसको उन्होंने कैपिटलाइज किया और उसको लियोनेल मेसी ने कन्वर्ट किया। तो उसके बाद से जो है वो मैच का मोमेंटम जो है तब्दील हुआ, क्योंकि पहला गोल जो है वो फुटबॉल के मैच में बहुत ज़्यादा काउंट करता है। मैच का मोमेंटम किस तरफ जाएगा, टेम्पो कौन कंट्रोल करेगा, तो इसमें पहला गोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पहले गोल की जो डिसीजन मेकिंग है रैफ के जानिब से, उस पेनल्टी के ऊपर ही बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन देखें, उस में क्रेडिट अर्जेंटीना का बहरहाल ये है कि उन्होंने उस स्पेस को तलाश किया जो उनके सेंटर बैक्स के अंदर एक थ्रू पास की स्पेस उनको मिली, अल्वारेस ने उसको फॉलो किया। तो बहरहाल उस थ्रू पास की भी तारीफ होनी चाहिए, अल्वारेस की भी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने अवेयरनेस का मुजाहरा किया, उस बॉल को विन किया। उस पेनल्टी के डिसीजन के ऊपर बहरहाल ये डिबेट हो सकती है कि रेफरी को वहाँ VAR की हेल्प लेनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह के फैसले जो है वो पहले भी होते रहे हैं। अभी उन्होंने हैंड ऑफ गॉड की बात की है तलाल साहब ने, तो वर्ल्ड कप की तारीख में इस तरह की चीज़ें हुआ करती हैं। लेकिन जो क्लासी प्लेयर होते हैं वो उसके अगेंस्ट फिर जिस किस्म का रिस्पांस देते हैं, डिएगो मैराडोना ने उस सेम मैच के अंदर गोल ऑफ सेंचुरी भी स्कोर किया। लियोनेल मेसी ने भी कल के मैच के अंदर, जब अगर उस कॉन्ट्रोवर्शियल पेनल्टी की ही बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि मेसी आगे जा रहे हैं, तो लियोनेल मेसी ने अपनी क्लास को उस वक्त मुजाहरा किया जब वो तीसरे गोल के लिए असिस्ट करने के लिए गए। और मेरा ख्याल है कि अगर उस मैच में स्कोर 0-0 भी होता तो मेसी वो तीसरा गोल इस तरह से कर जाते उस वक्त भी। वो इस किस्म का जो है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस अपनी जीत के मेसी के चाहने वाले अर्जेंटीना में सेलिब्रेशन हुई है पूरे मुल्क में, जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया है हमेशा से ही ऐसे करते आ रहे हैं। अगर 1930 से बात करें, क्योंकि 6ठी दफ़ा वो क्वालिफाई किए हैं फाइनल के लिए। जी जी बिल्कुल हमजा, अगर जिस तरह मैराडोना की अभी इन्होंने बात की, मैराडोना की जब डेथ हुई है तो वहाँ पे मीलों लंबी लाइन लग गई थी वहाँ पे सिर्फ उनका आखिरी दीदार करने के लिए। वहाँ पे 3 से 4 दिन तक उनके मैराडोना के आखिरी दीदार का सिलसिला चलता रहा था। इतना वो लोग मैराडोना से प्यार करते थे। और जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले आपने बात की कि मैराडोना के लेवल पे ये आ जाएंगे कि नहीं, देखिए ये मैराडोना को अपना उस्ताद मानते हैं, मैराडोना इनके मैनेजर भी रहे हैं, और जो शागिर्द होते हैं हमेशा कहते हैं कि जी मुझे अब मेरे उस्ताद से कंपेयर ना करें और मैं उनके लेवल पे कभी भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम पर्सनल अचीवमेंट्स की बात करें, कई बार इन्होंने चैंपियंस लीग जीती बार्सिलोना के साथ, कई बार इन्होंने बैलन ड'ओर जीता, कई इनके पास टाइटल्स हैं। गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स की बात करें, क्लब की खास तौर पे अगर बात करें तो मैराडोना का जो बार्सिलोना के साथ टाइम था वो इतना अच्छा नहीं रहा था। कई कंट्रोवर्सीज बन गई थी, कुछ उनके डिसिप्लिन के इश्यूज थे, लड़ाई झगड़े थे, जिसकी वजह से वो उनका क्लब कैरियर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो मेसी और मैराडोना का जब भी कोई फुटबॉल फैन कंपैरिजन करते हैं तो बात आती है इंटरनेशनल और वर्ल्ड कप के ऊपर। तो मेसी ने अगर उनको ये वर्ल्ड कप जिता दिया, जो कि लग रहा है कि वो अब शायद जिता भी सकते हैं, तो फिर यकीनी तौर पे बहुत से लोगों के लिए वो खुद नहीं बोलेंगे लेकिन आगे निकल जाएंगे। नहीं जी, अर्जेंटीना पर तो बात हो गई, फाइनल में पहुंच चुके हैं। दूसरा आज एक और बड़ा मैच है जो कि कोई भी सोच नहीं रहा था वर्ल्ड कप के आगाज में कि इस तरह से मोरक्को की टीम फाइनल तक, सेमीफाइनल तक चली जाएगी। लेकिन आपकी दिल की ख्वाहिश है कि वो फाइनल तक भी जाएं। क्या देख रहे हैं, आज फ्रांस को जितवा रहे हैं या मोरक्को? जी देखिए, मोरक्को के ऊपर जब हम बात करेंगे तो फिर हम ज़ाहिर दलाइल का साथ नहीं लेंगे, फिर तो हम दिल की आवाज़ सुनेंगे और हमारे दलाइल का रास्ता जो है वो हमारे दिल से ही होकर कुदरत के निज़ाम पे हम इन्हें साथ तो करेंगे। मराकेश के बारे में, स्पेन के खिलाफ भी उनका जब मैच था तो हमने ये बात की थी कि दिल से मराकेश के साथ हैं, ऑन पेपर स्पेन स्ट्रॉन्ग है। पोर्चुगल के साथ भी हमने ये बात की थी कि दिल से मराकेश के साथ हैं, ऑन पेपर पोर्चुगल स्ट्रॉन्ग है। आज भी हम यही कहेंगे कि दिल से हम मराकेश के साथ हैं, ऑन पेपर फ्रांस स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब आप सेमीफाइनल में आते हैं, फाइनल में आते हैं तो कोई भी टीम अंडरडॉग नहीं होती। और जाहिर है कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो सेमीफाइनल में इसी माइंडसेट के साथ आती हैं कि सेमीफाइनल जिसके भी अगेंस्ट है, बहरहाल वो एक सेमीफाइनल मैच है। तो उसमें कोई भी टीम जो है वो इस तरह से नहीं आ रही कि हमें मराकेश से खेलना है या हमें क्रोएशिया से खेलना है, या जिस तरह से कल अर्जेंटीना ने भी आउट क्लास किया क्रोएशिया की उस टीम को जो पहले ब्राज़ील को शिकस्त देकर आ रही थी। और ब्राज़ील को शिकस्त देने के बाद जाहिर है कि एक बूस्ट मिलता है, एक तवानाई पैदा होती है बंदे के अंदर, जज्बा पैदा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अर्जेंटीना की टीम ने, और जो आप टैक्टिक्स की कल बात कर रहे हैं, तो लियोनेल मेसी की जिस एक और खूबी का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। लियोनेल मेसी को आप देख रहे हो कल के मैच में कि मेसी जो है वो वॉक कर रहे थे फील्ड के दरमियान में, बजाय भागने के या जॉगिंग करने के। आमतौर पर प्लेयर जो है वो जॉग करते रहते हैं स्लो अगर तेज़ ना ही भागा जा रहा हो, लेकिन मेसी जो है वो बहुत स्लो वॉक कर रहे थे और इस दौरान वो जायजा ले रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि क्या चल रहा है। देखिए इसका शुरू से ये सिलसिला रहा है कि मेसी जो है वो पिच पे बड़े गौर से घूमते फिरते रहते हैं। कुछ लोग उनकी इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि जी ये तो ऐसे लग रहा है कि टहल रहे हैं, कोई ड्राइंग रूम की सैर कर रहे हैं,
लेकिन वो बड़े गौर से तमाम खिलाड़ियों का, तमाम मूवमेंट्स का जायजा ले रहे होते हैं। और यही वजह है, कहा जाता है कि मेसी आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसा असिस्ट कर देते हैं, कोई मूव बना लेते हैं, कोई पास कर देते हैं। उसकी वजह यही है कि जिसने अहमद सईद साहब ने बात की है कि वो वॉक करते हैं, जायजा लेते हैं कि कहाँ पे स्पेस बनेगी, कहाँ से मूवमेंट हो सकती है, और फिर एकदम से मेसी कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि ये गोल कहाँ से हो गया। लेकिन यहाँ मैं अर्जेंटीना के जो मेसी के टीममेट्स हैं उनको भी दाद देना चाहता हूँ, उनको भी इस बात पर एक्नॉलेज करना चाहिए कि मेसी की इस जो स्लो मो के अंदर वो मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से जो स्पेसेस क्रिएट होती हैं, उन स्पेसेस को उनके टीममेट्स कवर करते हैं और वो मेसी को इतना लेवरेज देते हैं उस मैच के अंदर, इतना फ्रीडम देते हैं कि वो उसको एंजॉय करें। तो मेसी के टीममेट्स की भी यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए। और हम बार बार ये बात करते हैं कि फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, एक टीम बिजनेस है। तो मेसी के इर्द गिर्द भी जब तक उनको सपोर्ट करने वाले 10 या 11 जमा नहीं हुए, उस वक्त तक मेसी भी शायद इससे ज़्यादा अच्छी ऑन पेपर टीम के साथ वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स के अंदर बाहर होते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर ली जाए अब तो आज दूसरे सेमीफाइनल में ये टीम्स किन किन को हराकर यहाँ तक पहुंची हैं? कोई बड़ा अपसेट अब मोरक्को की जानिब से ऐसा कौन सा हुआ है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मोरक्को की टीम ने अब तक टॉप 10 में, फीफा रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद 3 टीम्स को शिकस्त दी है। मोरक्को की टीम ने क्रोएशिया के खिलाफ अपनी कैंपेन का आगाज किया, वो 0-0 से मैच ड्रॉ हुआ। उसके बाद उन्होंने कनाडा की टीम को मैच हराया। उसके बाद उन्होंने बेल्जियम की नंबर 2 वर्ल्ड रैंक में नंबर 2 टीम को शिकस्त दी और राउंड ऑफ 16 में उन्होंने स्पेन की टीम को शिकस्त दी जो 9th पर मौजूद है फीफा रैंकिंग में। उसके बाद उन्होंने 7th पर मौजूद पोर्चुगल की टीम को हराया। तो उसके बाद अब नंबर 4 की टीम उनके सामने है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। तो जो टीम नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 9 को हराई है, वो नंबर 4 की टीम के खिलाफ भी अपसेट करने की सलाहियत तो रखती है। और मराकेश की जिस बात की मैं दाद देना चाहूँगा बहरहाल वो ये है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को समझा है और वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जाकर खेल रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन वो नहीं ले रहे, किसी किस्म की बहुत ज़्यादा, यानी वो जो बॉल पोजेशन की हम बात कर रहे हैं स्पेन की टीम के खिलाफ, बहुत ज़्यादा बॉल पोजेशन कैरी करने की भी कोशिश नहीं कर रहे। तो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जाकर खेल रहे हैं, अपनी सलाहियत को पहचान लेना और अपनी सलाहियत के ऊपर एतमाद पैदा करना, ये वो बात है जिसकी वजह से मराकेश की टीम आई गेस ब्रेक थ्रू। मराकेश की तो जो खुसूसियात हैं मोहम्मद साहब ने बता दी है। फ्रांस को आप कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं ताल साहब? देखें जी, फ्रांस के लिए मुझे आज इसलिए मामला थोड़े से मुश्किल होते नजर आ रहे हैं। ऑन पेपर बिलाशुबा फ्रांस की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो जिस तरह हमने बात कर रहे थे थोड़ी सी कुदरत के निज़ाम की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक पैटर्न जो चल रहा है, एक स्टैट आप कह लें, वो शेयर करना चाहूँगा। 2010 के वर्ल्ड कप में 2010 वर्ल्ड कप था और स्पेन जीता था। स्पेन के नंबर 10 चेल्सी के जोआन माटा थे। 2014 जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता, जर्मनी के नंबर 14 थे आंद्रे शुरले, चेल्सी में थे। 2018 फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता, फ्रांस के नंबर 18 ओलिवियर जीरू, चेल्सी में थे। मज़े की बात ये 2022 है और मोरक्को के नंबर 22 हैं हकीम जियश। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो कि मुझे लगता है लीग मैचेस ये ले आए हैं। शर्ट नंबर याद नहीं रहा आपको कल के मैच में? वो 22 नहीं है। देखिए बात ये है कि जिस साल वर्ल्ड कप होता है उस साल की जो नंबर की शर्ट होती है, जिस चेल्सी के प्लेयर ने पहनी होती है, वही वर्ल्ड कप उठाते हैं। तो ये पिछले 3 साल हो चुका है इसकी हैट्रिक। एग्री कर रहे हैं मतलब इस बात से? 3 बार हो चुका है। हाँ जी, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बता रहा है जैसे तलाल साहब ने बताया। ये तलाल साहब अगर इस तरह से वर्ल्ड कप जितवाना शुरू हो जाए तो फिर शर्ट्स के नंबर ही चलते हैं। तो हम 26 नंबर की शर्ट पहना किसी पाकिस्तानी को चेल्सी भेज देते हैं अगले वर्ल्ड कप में, फिर हम जीत जाएंगे। अच्छा जी, फ्रांस इससे कबल कितनी दफा फाइनल में पहुंच चुका है? जी, फ्रांस की टीम इससे पहले 1998 के वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुकी है ब्राजील से। वो फेमस वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें ज़िनेडिन ज़िडान ने 2 गोल स्कोर किए थे और ज़िडान का ताल्लुक बुनियादी तौर पर क्योंकि अल्जीरिया से है, तो ज़िडान भी जो है वो पाकिस्तान में सेंसेशन बन गए थे उन दिनों में। और बहुत सारी हमारे जनरेशन के जो लोग थे वो 98 के वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल फॉलो करना ज़िनेडिन ज़िडान की वजह से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद 2006 के वर्ल्ड कप में ज़िडान का ही एक इंसिडेंट आपको याद होगा, वो ज़िनेडिन ज़िडान के करियर का आखिरी मैच था 2006 का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें इटली की टीम के खिलाफ उन्हें पेनल्टीज पे शिकस्त हुई और वो एक फेमस हेडबट उन्होंने मैतराजी जो उनके डिफेंडर थे उनके खिलाफ उन्हें हेडबट मारा और रेड कार्ड लेकर उनके कैरियर का खत्म हुआ। और 2018 का वर्ल्ड कप जिसमें फ्रांस की टीम ने फाइनल में कामयाबी हासिल की थी क्रोएशिया के खिलाफ। मोरक्को के गोलकीपर हैं, वो कहते हैं आला हुसूल की तालीम की हसूल के लिए मराकेश गए और वहाँ पर इस बात में कितनी कुछ सदाकत? जी, यासीन बोनो का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कनाडा से है। अच्छा। और उनका जो करियर है वो स्पेन में गुजरा है बहुत ज़्यादा। इसको मैं रिलेट अलबत्ता फ्रांस की टीम से इस तरह से करना चाहता हूँ कि जो अफ्रीकन टीम्स हैं उनके कमज़ोर रहने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इमिग्रेंट्स आए यूरोप के अंदर, उनकी फैमिलीज
ज़ाहिर है वो बुनियादी तौर पर ताल्लुक तो किसी और मुल्क से रखते होते हैं, जिस तरह हमने ज़िडान की बात की है, और अगर ये जो करीम बेंजेमा हैं जो बैलन डॉर जीते हैं, उनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक भी अल्जीरिया से है। तो बहुत से अफ्रीकन प्लेयर जो 2018 की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड था फ्रांस का, 23 रुकनी स्क्वाड में से 14 प्लेयर ऐसे थे जिनका ताल्लुक ओरिजिनली फ्रांस से नहीं था, वो सारे इमिग्रेंट थे। और आज जो 11 उतरने जा रही है मोरक्को के अगेंस्ट भी फ्रांस की टीम, तो उसमें भी पोटेंशियली सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे होंगे, ह्यूगो लॉरिस एंड राबियो और ग्रीजमैन, जो ओरिजिनली जो है वो ताल्लुक रखते हैं। बाकी सारे इमिग्रेंट्स, तो सही हो गया जी। इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। अफ्रीका से हैं। किलियन एम्बापे की हम बार बार बात कर रहे हैं, किलियन एम्बापे के वालिद का ताल्लुक कैमरून से है, उनकी वालिदा का ताल्लुक अल्जीरिया से है। ठीक है और जी। उस्मान डेम्बेले जो है उनका ताल्लुक कांगो से है, उनकी बेगम का ताल्लुक मराकश से है। तो वो अपने ससुराली के खिलाफ आज मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये जो चीजें, और बात यही है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनका साहिवाल से ताल्लुक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कनाडा से वो आए हुए इमिग्रेंट जरूर हैं। लेट्स सी, आज दिल तो हमारे एनालिस्ट जो हैं उनका मोरक्को के साथ है, लेकिन ऑन पेपर इस टाइम फ्रांस स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी रात को 12 बजे ये कौन मैच जीता है, कौन फाइनल में पहुंचता है। आज के प्रोग्राम से इतना है।